अब हम मानव स्मृति अध्याय 7 के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम स्मृति में ज्ञान का संगठन तथा विस्मरण के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। स्मृति में ज्ञान का संगठन एवं प्रतिनिधान, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन मेमोरी। इस भाग में हम यह देखेंगे कि दीर्घकालिक स्मृति में सूचनाएं किस प्रकार संगठित होकर एक प्रारूप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर धारण करती हैं। दीर्घकालिक स्मृति में काफ़ी अधिक मात्रा में सूचनाएं होती हैं, जिन्हें हम कुशलतापूर्वक उपयोग में लाते हैं। अतः यह जानना बहुत आवश्यक है कि हमारा स्मृति तंत्र किस प्रकार से इन सूचनाओं को संगठित करता है, जिससे कि सही समय पर सही सूचना हमें प्राप्त हो जाती है। दीर्घकालिक स्मृति में सूचना संगठन से संबंधित बहुत से विचार आर्थी पुनरुद्धार सिमेंटिक रिट्रीवल प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर हैं। आर्थी स्मृति सिमेंटिक मेमोरी की सामग्री के पुनः स्मरण में कोई त्रुटि नहीं होती, परंतु प्रश्न का उत्तर देने में लोगों को कितना समय लगता है, इसके आधार पर दीर्घकालिक स्मृति में संगठन के स्वरूप का अनुमान लगाया गया है। सबसे पहला इसमें आता है संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट्स। दीर्घकालिक स्मृति में ज्ञान प्रतिनिधान रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट है। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट्स उन वस्तुओं और घटनाओं के मानसिक संवर्ग मेंटल कैटेगरीज हैं जो कई प्रकार से एक दूसरे के समान हैं। एक बार जब संप्रत्यय बन जाते हैं तो वह वर्गों में संगठित हो जाते हैं, जैसे आम यानी मैंगो। शब्द एक वर्ग है जो विभिन्न प्रकार के आमों को प्रदर्शित करता है, टाइप्स ऑफ मैंगोज। आम शब्द एक संप्रत्यय भी है जो फल की श्रेणी में आता है। दूसरा पार्ट इसमें आता है स्कीमा। संप्रत्यय स्कीमा में भी संगठित होते हैं। स्कीमा एक मानसिक ढांचा मेंटल फ्रेमवर्क होता है जो इस वस्तु जगत के बारे में हमारे ज्ञान एवं अभिग्रह अजम्पशंस का प्रतिनिधान रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे रसोई घर का एक स्कीमा होता है जो यह बताता है कि रसोई घर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अतः संप्रत्यय प्राथमिक स्तर पर वर्ग और स्कीमा के रूप में संगठित होते हैं। दीर्घकालिक स्मृति में उच्च स्तर पर संप्रत्यय का संगठन हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन LTM। दीर्घकालिक स्मृति में सूचना श्रेणीबद्ध हिरार्किकल रूप में संगठित होती है तथा उसकी एक जालीदार नेटवर्क संरचना होती है। इस संरचना के तत्वों को निष्पंद बिंदु या नोड्स कहा जाता है। निष्पंद बिंदु संप्रत्यय होते हैं, किंतु इनके बीच के संबंध को नामपत्रित संबंध लेबल्ड रिलेशनशिप्स कहते हैं। नामपत्रित संबंध संप्रत्ययों के गुण धर्म कॉन्सेप्ट्स एट्रीब्यूट्स या श्रेणी सदस्यता कैटेगरी मेंबरशिप दर्शाते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार हम सभी सूचनाओं को एक निश्चित स्तर पर संचित कर सकते हैं जो उस श्रेणी के
सभी सदस्यों पर लागू होती है तथा निचले क्रमिक लोअर लेवल स्तर पर इसे अधिक दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक लाघव कॉग्निटिव इकोनॉमी को सुनिश्चित करती है। इसका तात्पर्य यह है कि दीर्घकालिक स्मृति की क्षमता का अधिकाधिक एवं कुशलतापूर्वक तथा कम से कम व्यतिरिक्तता रिडंडेंसी फालतूपन अतिरिक्तता में उपयोग किया जा सकता है। द्विसंकेत परिकल्पना ड्यूअल कोड हाइपोथेसिस सूचना प्रात्याशिक रूप यानी कंसेप्चुअल फॉर्मेट में या प्रतिमाओं इमेजेस के रूप में संकेतित की जा सकती है। प्रतिमा किसी भी प्रतिनिधान यानी ऑब्जेक्ट का स्थूल या कॉन्क्रीट रूप है जो किसी वस्तु के प्रत्याशिक गुणधर्म परसेप्चुअल एट्रीब्यूट्स को बताती है। जैसे यदि शब्द विद्यालय बोला जाए तो एक विद्यालय की एक निश्चित प्रतिमा उभर कर आएगी। वास्तव में सभी मूर्त वस्तुएं तथा सन प्रत्यय कुछ प्रतिमाएं उत्पन्न करती हैं जिन्हें शाब्दिक वर्बली एवं चाक्षुष विजुअल रूप से संकेतित करते हैं। इसे द्विसंकेत परिकल्पना ड्यूअल कोड हाइपोथेसिस कहते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार मूर्त संज्ञाएं एवं मूर्त वस्तुओं कंक्रीट नाउन्स एंड कंक्रीट इंफॉर्मेशन से संबंधित सूचनाएं प्रतिमाओं इमेजेस के रूप में संकेतित एवं संचित एनकोडेड एंड स्टोर्ड की जाती हैं। अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट सन प्रत्ययों से संबंधित सूचनाएं शाब्दिक एवं वर्णनात्मक वर्बल एंड डिस्क्रिप्टिव कोड के रूप में संचित की जाती हैं। जैसे किसी पक्षी का वर्णन करने के लिए सर्वप्रथम पक्षी की प्रतिमा का निर्माण होता है और उसके आधार पर पक्षी का वर्णन किया जाता है। सत्यता या ईमानदारी जैसे संप्रतियों का वर्णन करने के लिए कोई भी प्रतिमा का निर्माण नहीं होता है। तो निष्कर्ष क्या हुआ इसका? जो भी सूचना शाब्दिक तथा प्रतिमा के रूप में संकेतित की जाती है उसका अधिक आसानी से पुनः स्मरण किया जा सकता है। स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में मेमोरी एज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। स्मृति प्रक्रिया के प्रारंभिक अन्वेषण से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि स्मृति मूलतः संचित सामग्री से पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है। स्मृति में भंडारण का लक्षण यह प्रदर्शित करता है कि स्मृति सीखी हुई सामग्री को दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित करने की एक निष्क्रिय पैसिव घटना मात्र है। लेकिन बार्टलेट के अनुसार स्मृति एक निष्क्रिय घटना नहीं है, परंतु स्मृति एक सक्रिय एक्टिव प्रक्रिया है और जो कुछ भी हम संचित करते हैं उसमें निरंतर परिवर्तन और संशोधन होते रहते हैं। सीखी हुई सामग्री इस बात से प्रभावित होती है कि उद्दीपक यानी स्टिमुलस सामग्री को हम कैसे अर्थ या मीनिंग प्रदान करते हैं। सीखी हुई सामग्री स्मृति तंत्र में जाने के बाद अन्य संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव क्रियाओं से अलग नहीं रह सकती। स्मृति एक रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव प्रक्रिया है
न कि पुनरुत्पादक प्रक्रिया रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। प्रयोगों के आधार पर यह समझने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार कोई विशिष्ट स्मृति व्यक्ति के ज्ञान, लक्ष्यों, अभिप्रेरणा, वरीयता, प्रेफरेंसेस तथा अन्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है। बार्टलेट के प्रयोगों में प्रतिभागियों यानी पार्टिसिपेंट्स ने मूल पाठ ओरिजिनल टेक्स्ट को अपने ज्ञान से ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए बदल दिया, सामग्री को पूर्ण रूप से बदल दिया ताकि वह अधिक तार्किक, रैशनल एवं समनुगत, कोहेरेंट लगे। बार्टलेट ने इन परिणामों की व्याख्या हेतु स्कीमा शब्द का उपयोग किया। स्कीमा क्या है? स्कीमा भूतपूर्व अनुभवों और ज्ञान का एक सक्रिय संगठन है जो आने वाली नई सूचना के विश्लेषण, भंडारण तथा पुनरुद्धार रिट्रीवल को प्रभावित करता है। इससे एक निष्कर्ष क्या निकला हमारा? स्मृति एक रचनात्मक सक्रिय प्रक्रिया है जहां सूचनाएं व्यक्ति के पूर्व ज्ञान, समझ एवं प्रत्याशाओं एक्सपेक्टेशंस के अनुसार संकेतिक एनकोडेड एवं संचित की जाती है। विस्मरण के स्वरूप एवं कारण, नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। हम भूलते क्यों हैं? विस्मरण को समझने के लिए संभावित सिद्धांत हर्मन एबिंगहास के अनुसार शुरू में स्मृति में तीव्र ह्रास, शार्प ड्रॉप होता है और उसके बाद अवनति, डिक्लाइन बहुत क्रमिक और धीमी गति से होता है। चिन्ह ह्रास के कारण विस्मरण, फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके। चिन्ह ह्रास, ट्रेस डिके, जिसे अनुपयोग का सिद्धांत मिसयूज थ्योरी भी कहा जाता है, विस्मरण का सर्वप्रथम सिद्धांत है। इसकी अवधारणा है कि स्मृति केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कुछ संशोधन करती है जो मस्तिष्क में होने वाले शारीरिक परिवर्तन हैं जिन्हें स्मृति चिन्ह, मेमोरी ट्रेसेस कहते हैं। जब स्मृति चिन्हों का उपयोग लंबे समय तक नहीं होता है तो वे धूमिल हो जाते हैं और हम उनका पुनरुद्धार, रिट्रीवल नहीं कर सकते। दूसरा है इसमें अवरोध के कारण विस्मरण, फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस। चिन्ह ह्रास, ट्रेस डिके का सिद्धांत विस्मरण की पर्याप्त रूप से व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए एक नए सिद्धांत ने इसका स्थान ले लिया। इस सिद्धांत के अनुसार नई सूचना जो दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करती है वह पूर्व संचित सामग्री के प्रत्याहान, रिकॉल ऑफ अर्लियर मेमोरीज में बाधा पहुंचाती है। अतः विस्मरण का मुख्य कारण अवरोध है। इस सिद्धांत के अनुसार स्मृति भंडार में संचित विभिन्न सामग्री के बीच अवरोध, इंटरफेरेंस के कारण विस्मरण होता है। विस्मरण में दो प्रकार के अवरोध यानी 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंसेस इन फॉरगेटिंग। पहला है इसमें अग्रलक्षी अवरोध, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, आगे की ओर चलने वाले। इसका तात्पर्य यह है कि जो क्रिया आपने पहले सीखी है वह बाद में सीखी गई क्रिया को याद करने में अवरोध उत्पन्न करती है। जैसे
पहले सीखी गई एक भाषा बाद में सीखी जाने वाली नई भाषा को याद करने में अवरोध उत्पन्न करती है। दूसरा है इसमें पूर्वलक्षी अवरोध, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, पीछे की ओर चलने वाले। इसका तात्पर्य यह है कि जब आपको पहले सीखी गई क्रिया का प्रत्याहान रिकॉल करने में कठिनाई हो, जो किसी नई सामग्री के अधिगम के कारण हो सकते हैं, जैसे एक भाषा में दूसरी भाषा का पर्याय इक्विवेलेंट शब्द का रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो यह पूर्वलक्षी रेट्रोएक्टिव अवरोध है। पुनरुद्धार असफलता के कारण विस्मरण, फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल फेलियर। इस सिद्धांत के अनुसार विस्मरण प्रत्याह्वान के समय पुनरुद्धार रिट्रीवल के संकेतों के अनुपस्थित रहने या अनुपयुक्त इनएप्रोप्रिएट होने के कारण भी होता है। पुनरुद्धार के संकेत रिट्रीवल क्यूज वे साधन हैं जो हमें स्मृति में संचित सूचनाओं को पुनः प्राप्त करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने शब्दों की सूची जिनकी श्रेणियां ज्ञात नहीं हैं याद की और कुछ देर बाद आपको उसका रिकॉल करने को कहा जाए तो आप उनमें से कुछ का पुनः स्मरण तो कर पाएंगे, परंतु कुछ शब्दों का विस्मरण हो जाएगा। यदि दूसरे पुनः स्मरण प्रयास में आपको शब्दों की श्रेणियों के नाम भी बता दिए जाएं, तो यह श्रेणी के नाम पुनरुद्धार रिकॉल कर के संकेतों का काम करते हैं। श्रेणी नाम के अलावा जिस भौतिक संदर्भ में नई सामग्री याद की जाती है, वह भी एक प्रभावी रिकॉल संकेत प्रदान करता है। इस प्रकार हमने इस भाग में स्मृति के ज्ञान का संगठन तथा विस्मरण के बारे में विस्तार से चर्चा की। मुझे आशा है ये आपको ज़रूर समझ आया होगा और इस ज्ञान को प्राप्त करने में हमारी ये चर्चा आपकी सहायता करेगी।